फैक्टर्स पढ़ा रहा था मैं आपको एंजाइम्स के, जिसमें पहला फैक्टर लाइट हमने पढ़ लिया है, सॉरी टेम्परेचर पढ़ लिया है और पीएच पढ़ लिया है। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। ठीक है, फर्स्ट जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, सेकंड जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, आज थर्ड नंबर पे पढ़ने वाले हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। किसको पढ़ना है? आप याद रखिए कि अगर हम एंजाइम के लिए बात करेंगे तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी, लेकिन अप टू लिमिट, ये बोलना जरूरी है, अप टू ए लिमिट, कि भाई आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ, रेंज रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन ये तब तक होगा जब तक कि एंजाइम सैचुरेट ना हो जाए। एंजाइम सैचुरेशन से मतलब क्या है यहाँ पर, कि जैसे हम बताएं कि भाई ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम में एक्टिव साइट्स की हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितनी एक्टिव साइट्स हैं? 10 एक्टिव साइट्स हैं। और इधर सबस्ट्रेट अगर आप देखेंगे इस पर जुड़ने के लिए तो सबस्ट्रेट 4 ही हैं। तो आप बताइए कि क्या ये एंजाइम अपना मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस पर एक्टिव साइट तो 10 है लेकिन सबस्ट्रेट केवल, तो ये 10 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने की एबिलिटी रखता है, लेकिन अभी प्रेजेंट केवल 4 ही हैं। इसका मतलब जो एंजाइम है उसकी फंक्शनिंग को और बढ़ाया जा सकता, लेकिन कैसे? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाकर। मैंने सबस्ट्रेट 4 से 5 कर दिया तो रेट, 5 से 6 कर दिया तो रेट, 7 किया तो बढ़ा, 8 9 10 तक तो ये बढ़ता गया। इसके बाद चाहे आप सबस्ट्रेट 10,000 क्यों ना कर दो, रेट नहीं बढ़ने वाली। क्यों? क्योंकि एक लड़की जल्दी बैठ, लेट आने का मतलब ये नहीं कि क्लास डिस्टर्ब होगी आपकी वजह से। एक बात सिंपल समझेंगे इसमें आप, कि भाई सबस्ट्रेट जितनी एक्टिव साइट्स थी उन सब पर जुड़ चुके हैं। इसका मतलब एंजाइम जो है वो यहां सैचुरेट हो चुका है। इससे ज्यादा अगर सबस्ट्रेट आप बढ़ाते हैं तो उसका एंजाइम पर कोई फर्क नहीं है, इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने सबस्ट्रेट जुड़ सकते थे उतने जुड़ चुके हैं। इसका मतलब मैक्सिमम रेट आप गेन कर चुके हैं, मींस यहां जो एंजाइम है वो सैचुरेट हो गया है। क्या हो गया है? तो आप इसे सैचुरेटेड एंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, सैचुरेटेड एंजाइम कहेंगे। तो आप बताइए कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन अप टू सैचुरेशन ऑफ द एंजाइम। और एंजाइम के सैचुरेशन का मतलब है ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम आर बिजी बाय सबस्ट्रेट। अगर आप इसी प्रोसेस को एक ग्राफ से पढ़ें, किससे पढ़ें? ग्राफ से पढ़ें, तो आप बताएं कि एक्स एक्सिस पर तो हम पढ़ेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, और वाई एक्सिस पर हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। एक्स एक्सिस पर क्या है और वाई एक्सिस पर? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इधर रेट ऑफ रिएक्शन। तो बताएं कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी, लेकिन एक लिमिट तक ही हो पाएगा ये काम। इसके बाद एंजाइम क्या हो गया? सैचुरेट। तो बताइए, सबस्ट्रेट बढ़ाने पर रेट बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट पर जाकर क्या हो जाती है? वो क्या हो जाती है? सैचुरेट हो जाती है। सही है। अगर हम यहाँ सबस्ट्रेट के नंबर बढ़ाना शुरू करें 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल सबस्ट्रेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13, थोड़ा सा मिस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 सबस्ट्रेट, 13 वी मैक्सिमम। सही है। इसमें कोई प्रॉब्लम? और इसके बाद ये सैचुरेशन आ गया कि भाई 13 सबस्ट्रेट पर सब सैचुरेशन आ जाएगा, इसके बाद नहीं बढ़ेगी रेट। हाँ या ना? ये तो ग्राफ से हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। अब आप बताइए कि भाई 13 का हाफ कितना है?
6.5, हाँ या ना? इसे बोलेंगे वी मैक्स बाय 2, सही है। ये कितने सबस्ट्रेट पे आ गया? लगभग 4 पे आ गया। इसे बोलेंगे के एम। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? के एम। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो आप बताइए कि जब हम के एम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन, भाई आप देखो मैंने के एम एक्स एक्सिस पे लिखा है या वाई एक्सिस पे? और एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आता है, हाँ या ना? तो आप बताओ सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर कोई एंजाइम अपने वी मैक्सिमम का हाफ अचीव कर लेता है, उसे के एम कहते हैं। अब अगर देखें वी मैक्सिमम का हाफ तो 6.5 है, तो आना भी 6.5 पे चाहिए था, 4 पे ही आ गया। तो ये कंसंट्रेशन हाफ से पहले ही आ गया या बाद में? तो एंजाइम अच्छा है। के एम कॉन्स्टेंट जितनी जल्दी अचीव होगा, बोलो ऐसे, एंजाइम उतना ही अच्छा कंसीडर होगा। तो बोलो के एम शुड बी लो फॉर एंजाइम। एंजाइम के लिए के एम क्या होना चाहिए? जितना के एम लो होगा एंजाइम की क्वालिटी उतनी अच्छी कंसीडर होगी। रीजन बताता हूं। जैसे आप इधर देखो कि भाई अपने वी मैक्सिमम की बात करें तो वी मैक्सिमम के लिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें दो हाफ याद करने हैं। बोलो ये है फर्स्ट हाफ और ये है सेकंड हाफ टोटल वेलोसिटी का। टोटल वेलोसिटी कितनी थी? 13, उसका ये फर्स्ट हाफ है ये। लेकिन आप सोचो अगर आप सबस्ट्रेट के साथ देखोगे तो फर्स्ट हाफ तो कम सबस्ट्रेट के साथ आ गया, लेकिन सेकंड हाफ को गेन करने में सबस्ट्रेट ज्यादा लगेगा। सही है बात या नहीं? तो इसका मतलब मैं इस स्पीड पे अगर एंजाइम को काम करवाऊंगा तो ज्यादा काम करेगा एंजाइम। इसमें तो क्या होगा, एंजाइम पर लोड बढ़ेगा, एंजाइम पर लोड बढ़ेगा। लोड किसका बढ़ेगा? सबस्ट्रेट का। तो आप बताओ कि उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसमें थोड़ी कमी आएगी। इसलिए ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ कम काम कर रहा है, कम सबस्ट्रेट के साथ कौन? इससे हम एंजाइम को फास्ट कंसीडर करते हैं। जैसे ना मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूं, आज भी आपको बताऊंगा। आप बताइए कि भाई एक तो 2000 है, एक आज चल रहा है 2023, 23 साल पुरानी बाइक की बात करते हैं। आप बताइए कि इस बाइक की स्पीड टोटल है 200 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बाइक है। और इधर भी बताइए कि आज कोई बाइक है, उसकी भी स्पीड कितनी है? किलोमीटर पर आवर। सही है बात या नहीं? अब 200 का हाफ मतलब कितना होगा? सही है, इसका भी। लेकिन अगर आप मैं आज से पूछ लूं ना बच्चे कि दोनों में से फास्ट बाइक कौन सी है, तो आप टिक कर देते हो कि सर 2023 वाली फास्ट है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसका पिकअप बहुत सही है, इसमें ये क्वालिटी है, इसमें वो क्वालिटी। अब पिकअप कैसे ठीक हुआ उस पर बात करते हैं। आप सोचो कि आपने क्या किया, बाइक को स्टार्ट किया, गियर लगाया, क्लच छोड़ा, एक्सीलरेटर दे के बैठ गए आप। अब आप जैसे जैसे एक्सीलरेशन बढ़ा रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ रही, वो धीरे धीरे बढ़ रही है, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100 ऐसे करके जा रही है धीरे धीरे, सडन नहीं। एक्सीलरेशन सडन नहीं आ रहा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आप सोचो यहां से 100 तक जाने में आपको लगे 5 मिनट, और 100 से 200 तक जाने में लगे आपको 10 मिनट, फिर कहीं जाके पूरी स्पीड पकड़ पाए आप। लेकिन आज का जो इंजन है वो बताओ, जो पहले 100 किलोमीटर की स्पीड है तो 5 सेकंड में पकड़ लेता है। हम कहते हैं पिकअप बहुत सही है बाइक का, 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड में तो स्पीड पकड़ती है, 5 सेकंड में तो 100 तक आ जाती है। और हालांकि 100 से 200 तक जाने में आज भी उसको कितना टाइम लग रहा है। आप बड़े बच्चे हैं, अगर आपने एक्टिवा बाइक अपने घरों में, स्पीड बाइक तो नहीं होती लेकिन स्प्लेंडर वगैरह तो होते ही हैं, इनको अगर आपने चलाया हो तो 40-50 की स्पीड तो आप यूं पकड़ लेते हो। लेकिन उसके बाद अगर मीटर पे सुई आपको ऊपर लेकर जानी है तो उसमें थोड़ा जोर आएगा आपको। तो इसका मतलब इनिशिएशन फास्ट है, बाद में तो काम धीरे ही चल रहा है। तो हम क्या इनिशिएशन पे तो जाते हैं। आज इस बाइक की बात करो, इसमें क्या है कि अगर 100 की स्पीड आपने पकड़ी थी, ऐसे 25, 30, 35, 40, 45, 50, 65 ऐसे करते करते 100 तक पहुंचे थे, एकदम से कुत्ता आ गया, ब्रेक लग गई, अब फिर मोशन टूट गया यार, अब दोबारा फिर से स्पीड बनानी पड़ेगी। फिर आप शुरू हो गए 30, 35, 40, 45, 50, 100 यूं करके पहुंचे वहां तक। लेकिन आज वाली बाइक के बारे में सोचो कि देखो ना, आप चल रहे हो 50-60 की स्पीड पे चल रहे हो, एकदम से कुत्ता आ गया, ब्रेक लगा के वहीं से उठा लेते हो आप।
नहीं समझ रहे मेरी बात? तो आपने इनिशिएशन पर काम किया है ना, एंड पे काम नहीं किया। तो इनिशिएशन बोलो कम टाइम में ज्यादा स्पीड पकड़ता है। कहते हैं क्या पिकअप बहुत शानदार है गाड़ी का। ऐसे आप बताओ कम सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा काम करता है। तो आप कहते हैं क्या एंजाइम है थोड़े सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा बढ़िया फास्ट काम करता है। तो Km कांस्टेंट शुड बी लो फॉर एनी एंजाइम। अब आप एक एग्जांपल लो कि मैं कहूं कि भाई मेरे पास ना कोई दो एंजाइम्स हैं, एक एंजाइम ए और एक एंजाइम। ये कह रहा है कि भाई मुझे मेरा वी मैक्सिमम अगर अचीव करना है तो उसके लिए मुझे 30 सबस्ट्रेट लगेंगे। कितने? बी वाला कह रहा है कि मुझे अगर मेरा वी मैक्सिमम अचीव करना है तो उसके लिए मुझे 30 सबस्ट्रेट लगेंगे। कितने? बोलो दोनों का वी मैक्सिमम सेम है, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे वी मैक्सिमम का हाफ अगर अचीव करना हो तो केवल 10 सबस्ट्रेट लगते हैं, और ये कह रहा है कि वी मैक्सिमम का हाफ अचीव करना हो तो 15 सबस्ट्रेट लगते हैं। बताओ कौन सा एंजाइम अच्छा है? हालांकि दोनों ही एंजाइम का वी मैक्सिमम क्या है? सेम है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन वी मैक्स बाय 2 जो कम सबस्ट्रेट के साथ अचीव करेगा उस एंजाइम को हम ज्यादा फास्ट ज्यादा अच्छा मानेंगे। तो आप बताइए कि Km कांस्टेंट से हम एंजाइम की क्वालिटी डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? Km जितना लो होगा एंजाइम उतना ही, Km जितना लो होगा एंजाइम उतना ही। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बेटा तू मेरे से मिलना है ना। Km जितना एंजाइम उतना ही अच्छा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो कम Km एंजाइम अच्छा, ज्यादा Km एंजाइम अच्छा नहीं। तो आप बताओ ए और बी का वी मैक्सिमम तो दोनों का सेम है, लेकिन अच्छा कौन सा एंजाइम? क्योंकि उसका Km बी से क्या है। क्लियर है बात आपको? यहां तक कोई प्रॉब्लम? बढ़ू मैं आगे? इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चे वो है इनहिबिटर्स को पढ़ना। किसको पढ़ना है? इनहिबिटर्स को। तो बेसिकली अब हम जो फैक्टर्स में पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास कौन है? इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स ऐसे केमिकल हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को लो करते हैं, सप्रेस करते हैं, रिप्रेस करते हैं, रोकते हैं। सही है बात या नहीं? उन्हें इनहिबिट करते हैं, उन्हें इनहिबिटर कहा जाता है। ऐसे केमिकल्स जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या करते हैं? रिप्रेस, कम करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? मतलब एंजाइम का काम तो रेट ऑफ रिएक्शन को, हाँ ये नहीं कि कभी काउंटर पे आ जाओ सर आपने तो कहा था एंजाइम तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। मैं आज भी यही कह रहा हूं, एंजाइम तो पॉजिटिव कैटालिस्ट है, एंजाइम का काम तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना ही है, हाँ या ना? लेकिन ऐसा केमिकल जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है, उसे क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि अगर इनहिबिटर की हम बात करते हैं तो इनहिबिटर हमें दो टाइप के याद करने हैं। एक तो आप इनहिबिटर याद करेंगे कॉम्पिटिटिव। बोलो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर रिवर्सिबल टाइप, और दूसरे आपको याद करने हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। कौन से? और नॉन कॉम्पिटिटिव जो होते हैं बच्चे वो आपको याद करने हैं इरिवर्सिबल एज वेल एज रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल एज वेल एज रिवर्सिबल, दोनों टाइप के याद करोगे आप। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? जब हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करते हैं तो पहले मैं आपको डिटेल कॉम्पिटिटिव की करवाऊंगा फिर नॉन कॉम्पिटिटिव की। तो पहले अपने कॉम्पिटिटिव पे आते हैं। आप बताइए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक एंजाइम है, सही है, और इस एंजाइम पर जुड़ने के लिए रेडी है कोई सबस्ट्रेट। आपको नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन में मैंने बताया था कि जो सबस्ट्रेट होता है उसकी जो शेप है वो एंजाइम की एक्टिव साइट की अल्टर करती है, हाँ या ना? लेकिन यहीं पर आप बताइए कोई इससे मिलता जुलता इनहिबिटर है। मिलता जुलता बोला है मैंने, 100% सेम नहीं है। सेम होगा तो फिर तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में फर्क ही क्या है? सही है बात या नहीं? वो रिजेंबल करता है अपने आप को लेकिन 100% रिजेंबल नहीं करता। सबस्ट्रेट कहता है मैं एक्टिव साइट पर फिट हो जाऊंगा, इनहिबिटर कहता है फिट तो नहीं हो, लटक जाऊंगा, तेरे को जुड़ने से रोक दूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ऐसे आपको समझना है कि जो सबस्ट्रेट है और ये क्या है? इनहिबिटर है। सही है बात या नहीं? तो एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट जुड़ सकता है, इनहिबिटर, या दोनों? दोनों जुड़ सकते हैं, हाँ या ना? क्योंकि जो इनहिबिटर है उसकी जो शेप है वो लगभग किसके जैसी है?
उसकी स्ट्रक्चर जो है वो लगभग किसके जैसी है, वो 100% सेम नहीं है, अप्रोक्सीमेटली वो रिजेंबल कर रहा है, 100% रिजेंबल नहीं कर रहा। हाँ या ना? तो आप बताइए कि दोनों एक्टिव साइट पर जुड़ने के लिए कंपटीशन करेंगे, दोनों ही एक्टिव साइट पर जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट कहेगा मैं जुड़ूंगा, इनहिबिटर कहेगा मैं जुड़ूंगा, तो जुड़ेगा कौन? इकोलॉजी हो गया ना। तो इकोलॉजी में कंपटीशन आता है, कंपटीशन नंबर गेम का खेल है बायोलॉजी में, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए अगर इनहिबिटर क्या है, इनहिबिटर क्या है, क्या है, क्या? हाँ, और कम कौन है, तो कौन जुड़ेगा? एग्जैक्टली जिसकी अमाउंट ज्यादा है वो जाकर जुड़ेगा। लेकिन क्या इनहिबिटर को हटाया जा सकता है? हाँ, कैसे? तो कंपटीशन होने का मतलब यहां पर हो गया कि एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जुड़ने के लिए कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन जीतता वो है जो अमाउंट में क्या होता है। भाई तू पढ़ ले, लास्ट बेंच लास्ट बच्चा है ना, नहीं पढ़ना तो बैग पैक कर, पढ़ रहा होता तो उधर क्या है तेरे लिए, पढ़ रहा हूं, आर्ग्यू करना भी थोड़ा तरीके से सीख। देख तो वहां रहा है, कभी उस लाइट को देख लिया कभी उसको देख लिया, है ना, हर 2 मिनट बाद वो कह रहा पढ़ रहा हूं, फिर ये डिसाइड कर रहे होते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी बॉटनी रटने का सब्जेक्ट है, इसको रटना ही पड़ता है, साइंस का सब्जेक्ट है भाई, रटना नहीं पड़ता। फिजिक्स और केमिस्ट्री से कंपैरेटिवली बायोलॉजी आसान है, 50% वेटेज के साथ आती है, और मजे की बात है कि ये 50% नंबर पूरे पाए जा सकते हैं पेपर के अंदर, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और फिर भी आप इसको पढ़ते नहीं है। 50% नंबर तो अपने पक्के कर लो ना आप, बाकी 50% में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना बढ़िया है आपके लिए। लेकिन वो वही बात है कि भाई बायोलॉजी को लेकर वो बच्चा हॉस्टल में होता है, खुद 2 4 5 साल पढ़ा हुआ है, पड़ोसियों के साथ दोस्तों के साथ बैठता है, वो उसको डिसाइड कर देते हैं क्या चल रहा है फिजियोलॉजी रटना ही पड़ता है, समझ नहीं आता क्या चल रहा है। ये वर्क पावर तो हो गया, अब एनर्जी के क्वेश्चन चल रहे हैं, एनर्जी नहीं समझ में आता। और क्या, फ्लूड फ्लूड पढ़ रहे थे, फ्लूड फ्लूड मैकेनिक्स में ना 2 क्वेश्चन तो हर साल घुसते घुसते हैं, उसको थोड़ा रट लेना, बस ऐसे कर लेना, ऐसे ज्ञान दे रहे होते हैं सबके सब। और उससे खुद से पूछो कितने से 5 बार रिपीट है मेरा, भाई इतना ज्ञान होता तेरे पास कि कहां से कितना आता है और कैसे आता है, तो यहां थोड़ी होता। और बच्चा क्या, उसके इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आता है, और जो आपको नहीं करना। अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी विल पावर को थोड़ा जगा के रखो। और मैंने कहा है कि आंखों से देखा हुआ जहर मुझसे नहीं निकला जाता, ठीक है? हाँ, पढ़वाइए मुझसे आराम से, 1.5 घंटा चुपचाप पढ़ाऊंगा मैं आपको, बस आप बिल्कुल अटेंशन में बैठे रहिए, कोई और बात ही नहीं करता मैं। बताएं कि एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइट पर क्या है, सबस्ट्रेट, और दोनों जुड़ने के लिए कंपटीशन करेंगे। बोलो सेम साइट पर जुड़ने के लिए कंपटीशन हो रहा है, इसलिए कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में पढ़ रहे हैं। सबस्ट्रेट कह रहा है मैं जुड़ूंगा, इनहिबिटर कह रहा है मैं जुड़ूंगा, जिसकी अमाउंट ज्यादा है वो जुड़ेगा। हाँ या ना? ये म्यूजिकल चेयर वाला गेम है, हाँ या ना? जो बैठ गया सो जीत गया, सही है बात या नहीं? यस और नो? तो आप बताइए कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों का फंक्शन सेम है, एक्टिव साइट पर जुड़ना, हाँ या ना? लेकिन क्या दोनों केमिकल सेम है? डिफरेंट केमिकल है, डिफरेंट ऑरिजिन है, लेकिन है। इसीलिए इनहिबिटर को यहां हम सबस्ट्रेट एनालॉग कहते हैं। एनालॉग वो होते हैं जिनका फंक्शन सेम हो लेकिन ऑरिजिन सेम ना हो, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? यस और नो? तो सिंपल बात समझ लो आप कि सबस्ट्रेट एनालॉग कह रहे हैं किसको? भाई कल को एग्जाम में क्वेश्चन इनहिबिटर का ना आके सबस्ट्रेट एनालॉग का आ जाए, तो बच्चा तो काउंटर पे घूमता रहेगा ना कि सर ये क्या आ गया, ये आ गया सबस्ट्रेट एनालॉग मींस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दोनों का काम सेम, दोनों केमिकल सेम नहीं है, काम सेम है। क्या काम है? एक्टिव साइट पर जुड़ना, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स की बात करो तो आप बताइए, एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल तो हमें याद करना है बहुत अच्छा सा, कि जो सक्सिनिक एसिड है कौन, वो कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में, किसमें?
यहां सक्सिनिक एसिड क्या है? स्टेट। फ्यूमेरिक एसिड क्या है? प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में काम करता है एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब आप बताइए कि रिएक्शन नॉर्मल चल रही है, लेकिन सक्सिनिक एसिड से मैच करता हुआ एक केमिकल है मेलोनिक एसिड, जो इसके लिए काम करता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। किसका? अब अगर मेलोनिक एसिड की अमाउंट क्या है, तो वो जाके किस पे जुड़ेगा? और रिएक्शन बंद बोला तो कान पे पड़ेगी। हाँ, एंजाइम के बिना भी रिएक्शन होती है, स्लो हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? एंजाइम काम करना बंद कर देगा, रिएक्शन बंद नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल है। वहीं एक दूसरा एग्जांपल और है। पहला एग्जांपल तो ये, दूसरा एग्जांपल बोलो PABA, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड या पी अमाइनो बेंजोइक एसिड कहते हैं। बैक्टीरिया में है, और बैक्टीरिया में ये केमिकल बनाता है फॉलिक एसिड। क्या बनाता है? सबस्ट्रेट है PABA, फॉलिक एसिड यहाँ प्रोडक्ट है, और काम करता है एक एंजाइम की प्रेजेंस में। फॉलिक एसिड जो है ये रिक्वायर्ड है, बोलो, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? मोनेरा पढ़ोगे तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे। तो बाइंडरी फ्यूजन के लिए किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? अब फॉलिक एसिड बनता है PABA से। तो आप बताइए, पी अमाइनो बेंजोइक एसिड से मिलता जुलता एक केमिकल है सल्फा ड्रग। कौन मिलता जुलता है? जो कि इसके लिए एक कॉम्पिटिटिव, अगर इसकी अमाउंट ज्यादा कर दी जाए तो किस पे जुड़ेगा? तो फॉलिक एसिड एप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं बन पाएगा। फॉलिक एसिड और जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। सही है बात या नहीं? यस और नो? क्या हो जाएगा? ग्रोथ रुक जाएगी। किसकी ग्रोथ रुक जाएगी? बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए, हम सल्फर ड्रग का यूज कर सकते हैं बैक्टीरियल पैथोजन की ग्रोथ को रोकने के लिए। और ये दोनों एग्जांपल आपको याद करने हैं, 100% याद करने हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 158 देखो आप, 158 नंबर पेज पे इनहिबिटर्स एक हेडिंग है, नीचे देखो बोल्ड करके लिखा हुआ मिलेगा सेकंड पैराग्राफ में, इनहिबिटर्स। इसमें लास्ट की लाइनों में देखो, सेकंड थर्ड लाइन में तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लिखा है इसने, उसमें तो सारी बातें समझा दी इसने। लास्ट की लाइनों में लिखा है एग्जांपल, इनहिबिशन ऑफ द सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय विच क्लोजली रिजेंबल टू, सही है, इन स्ट्रक्चर। ये तो एग्जांपल ऊपर वाला हो गया। फिर उसने कहा कि इस टाइप के इनहिबिशन, मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सच टाइप ऑफ इनहिबिशन यूज होते हैं बैक्टीरियल पैथोजन की ग्रोथ को रोकने के लिए। हाँ या ना? तो इसमें ये वाला भी एग्जांपल है, ये वाला भी एग्जांपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम? यस और नो? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में दोनों। और ये एग्जांपल तो पक्का आपको याद होना ही चाहिए। पूछो क्यों? पेज नंबर आओ 233 पे, आप थोड़ा जल्दी से हाथ चलाओ। 233 पे ETS का डायग्राम है, ऊपर से तीसरा नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है वो, तीसरा नंबर का कॉम्प्लेक्स, नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। यहां सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बन रहा है, बन रहा है ना? ये रिएक्शन क्रेब्स साइकिल की है, रिएक्शन ये पर ETS में रहे हो, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है वो ETS का है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज क्रेब्स साइकिल और ETS दोनों के लिए कॉमन होता है। और अगर आपने इसको रोक दिया, अगर आपने, तो इसका इफेक्ट क्रेब्स साइकिल पे भी आएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी आएगा, दोनों पर। क्योंकि एग्जांपल हमारे पास है, कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मेलोनिक एसिड रेस्पिरेशन में किस पे इफेक्ट डाल रहा है, एरोबिक पे या एनारोबिक पे? आप बताना एरोबिक पे, क्योंकि ये क्रेब्स साइकिल की इक्वेशन है। अब उसमें एरोबिक में किस पे? क्रेब्स साइकिल पे, ETS पे, दोनों पे। तो बोलो ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन पे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ये एग्जांपल आपको 100% याद करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? दूसरा, अगर इसके ग्राफ की हम बात करें तो इसको ऐसे समझो आप कि भाई हमने अभी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाला ग्राफ पढ़ा, तो हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस पर तो हम दिखाते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, और वाई एक्सिस एक्सिस पर वेलोसिटी। ये हमने कहा कि भाई यहां पर V मैक्सिमम मिल गया हमें, सही है।
और ये वी मैक्स बाय, इसको हमने क्या बोला, सही है। और ये ग्राफ बोलो विदाउट इनहिबिटर बनाया हमने। अब बताओ इस रिएक्शन में एक इनहिबिटर आ गया, क्या आ गया, कौन सा, कॉम्पिटिटिव। अब आप बताओ कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है ना, वो एंजाइम पर सबस्ट्रेट को जुड़ने से रोकता है, एंजाइम को डैमेज नहीं करता। मैंने कहा कि गेम है म्यूजिकल चेयर वाला, तो उसमें जैसे ही साउंड म्यूजिक बंद हुआ तो बंदा चेयर पे, जो बैठ गया सो, तो वो चेयर पे बैठा है, उसने चेयर को तोड़ा थोड़ी है, क्या चेयर दोबारा काम नहीं आ सकती। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो इनहिबिटर यहां एक्टिव साइट पर जुड़ गया है, तो अगर मैं उसे वहां से हटा दूंगा तो क्या दोबारा एक्टिव साइट काम नहीं आ सकती। इसका मतलब एंजाइम अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी फिर से अचीव कर सकता, एंजाइम अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी फिर से अचीव कर सकता, हाँ या ना। बस आपको करना क्या पड़ेगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। करना क्या पड़ेगा, सही है बात या नहीं। तो आप बताइए कि जैसे ही आपने यहां सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाया, तो आपने पाया कि जो आपका वी मैक्सिमम है वो थोड़ा दूर हो गया, आया जरूर है, लेकिन ज्यादा सबस्ट्रेट से आया, इतना सबस्ट्रेट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो बोलो अगर सबस्ट्रेट ज्यादा देना पड़ रहा है तो केएम भी बढ़ेगा, सही है। तो ये जो ग्राफ है ये बोलो विद कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, सही है बात या नहीं, हाँ या ना। और अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट है तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, और केएम कांस्टेंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को ही बोलते हैं, केएम कांस्टेंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को ही बोलते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आप बताएंगे कि जो केएम है वो तो हो गया है क्या, इंक्रीज, लेकिन वी मैक्सिमम में कोई भी चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि एंजाइम डैमेज नहीं हुआ ना, एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट को जुड़ने से रोका गया है, एंजाइम को डैमेज नहीं किया गया, एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट को जुड़ने से रोका गया है, एंजाइम डैमेज नहीं हुआ है। समझ रहे हैं बात या नहीं, यस और नो, यहां तक कोई प्रॉब्लम, बढ़ूं आगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन समझ में आया, ग्राफ केएम का समझ में आया, ठीक है। फिर बच्चा है ऑनलाइन में, नाम है युवराज, क्या सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर में ओनली उनकी शेप में ही डिफरेंस होता है या नेचर भी सेम है। केमिकल लगभग सेम है बच्चे, मेलोनिक एसिड मैंने बार बार बोला लगभग सेम है, दोनों एसिडिक नेचर के ही है, तो रिजेंबल करता है, रिजेंबल करता है इसका मतलब लगभग स्ट्रक्चर में भी क्या होते हैं, 100% सेम नहीं होते, क्योंकि अगर 100% सेम हो गए तो फिर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में कोई फर्क नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो। चलें फिर आगे, चलिए फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसमें अगर हम बात करें तो आप बताएं कि भाई हमारे पास वही एक एंजाइम था, एंजाइम पर जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट के साथ साथ एक इनहिबिटर। लेकिन अब आप यहां बताओ कि जो इनहिबिटर है ना, उसकी शेप सबस्ट्रेट जैसी नहीं है, यस और नो। उसकी हाँ शेप जो है वो सबस्ट्रेट जैसी वो नहीं है, रिजेंबल नहीं करता, तो सबस्ट्रेट बड़ा खुश है कि भाई मैं एक्टिव साइट पे जुड़ूंगा, क्योंकि एंजाइम इनहिबिटर अब एंजाइम पर जुड़ने के लिए मेरे साथ कंपटीशन नहीं कर रहा। लेकिन आपको ये बताना है कि एंजाइम में कुछ अमाइनो एसिड्स में एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है, नाम है सल्फा हाइड्रल ग्रुप, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। याद करो कल मैंने बॉन्ड्स बताए थे बहुत सारे, पेप्टाइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक, आयोनिक, डाइसल्फाइड। तो जब क्रिस क्रॉस होता है ना, जहां क्रॉस करती है चेन, वहां ये बॉन्ड्स बनते हैं ताकि क्रॉसिंग के टाइम पे क्रेविसेस या पॉकेट्स या एक्टिव साइट्स बन सके। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, और उनको बनाने में हेल्प करता है सल्फा हाइड्रल ग्रुप। अब क्या है कि सबस्ट्रेट बड़ा खुश है कि भाई मैं जाकर जुड़ूंगा एक्टिव साइट पे, क्योंकि इनहिबिटर मुझसे रिजेंबल नहीं करता। लेकिन इनहिबिटर जाकर बच्चों आप बताओ कि वो एक्टिव साइट पे तो जुड़ेगा नहीं, वो कहां जुड़ेगा,
और सल्फा हाइड्रिल ग्रुप पर जुड़ते ही उसने जाके किसको बर्बाद किया? तो बोलो एक्टिव साइट्स परमानेंट डैमेज कर दी हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो कंपटीशन नहीं कर रहा क्योंकि कहीं और जुड़ रहा है। रिवर्स इसलिए नहीं है क्योंकि परमानेंट डैमेज हो गया है। जुड़ लो, सबस्ट्रेट कहां जुड़ेगा? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो परमानेंट क्या कर दिया है? डैमेज। परमानेंट क्या कर दिया है? डैमेज। तो इसका मतलब रिवर्स नहीं हो सकता। मतलब ये वो बच्चा है जो म्यूजिकल चेयर वाले गेम में चेयर पर बैठता भी है और चेयर को तोड़ता भी है। ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। नहीं समझ रहे मेरी बात? यस और नो? तो इसने एंजाइम डैमेज किया है। इसने एंजाइम डैमेज किया, इसका मतलब एंजाइम की एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा। एंजाइम की एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा। सही है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास है, बोलो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम है, एंजाइम ऑफ ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया। इन माइटोकॉन्ड्रिया इनहिबिटेड बाय साइनाइड। साइनाइड होता है ना, साइनाइड डेथ कोजिंग है हमारे लिए, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो ईटीएस प्रोसेस है। ये सेकंड बच्चा, पहले लास्ट सेकंड बेंच का पहला बच्चा सिर खुजला रहा था, जो लास्ट लाइन रिपीट कर, मैंने क्या बोली है जल्दी से, फुर्ती से। पता है क्या बोला था मैंने? पता है क्या? नहीं पता ना? वो तो मैंने सामने लिखा है। लास्ट लाइन क्या बोली है मैंने, वो बता। पढ़ाई पे ध्यान दे ले भाई। जो बाल सिर पे अभी जिनको खुजला रहा है ना, ये तभी बचेंगे जब कुछ फ्यूचर बनेगा। जो कैसे वाइट होंगे और कैसे उड़ेंगे पता नहीं चलेगा। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम ऑफ ईटीएस इन माइटोकॉन्ड्रिया इनहिबिटेड बाय साइनाइड। तो आप बताइए कि जो साइनाइड होता है वो हमारे लिए डेथ कोजिंग है। साइनाइड एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए डेथ कोजिंग है, क्योंकि ईटीएस को ब्लॉक कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। पूछो कैसे? वो तो बोलो अभी पढ़ाओ मत हमें, आप जब ईटीएस पढ़ाओगे तब बताना, क्योंकि अभी तो हमें ईटीएस ही नहीं पता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं पता। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें पता होगा ना, तब हम इसको पढ़ेंगे कि साइनाइड कैसे इसको इनहिबिट करता है। अभी के लिए केवल हम इसको याद करेंगे, पढ़ाऊंगा मैं ही। 233 नंबर पेज पे मैंने बताया था ना आपको ईटीएस का डायग्राम अभी जस्ट। तो उसका जो लास्ट फोर्थ कॉम्प्लेक्स है ईटीएस का, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, उसे इनहिबिट करता है साइनाइड परमानेंटली, और ईटीएस ब्लॉक होने से एरोबिक रेस्पिरेशन बंद हो जाता है, और उससे वो ऑर्गेनिज्म जो है बच्चे में एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा था उसकी डेथ हो जाती है। समझ रहे हैं बात या नहीं? लेकिन अगर हम इसका ग्राफ की बात करते हैं, तो आप वही बताइए कि भाई एक्स एक्सिस पर तो हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, और वाई एक्सिस पर वी मैक्सिमम। तो जैसे मैंने कहा कि इस ग्राफ में ये यहां पर वी मैक्सिमम है, सही है, और ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पर है। अब आप बताएंगे कि भाई ये वी मैक्स बाय, और जिस पे ये आता है उसको क्या कहते हैं? सही है बात या नहीं? अब आप बताओगे कि भाई अगर इनहिबिटर आ गया, कौन आ गया, तो आप बताइए कि वी मैक्सिमम कम हो जाएगा। क्योंकि आप सोचो कि जैसे ये एंजाइम था, इस एंजाइम की 3 एक्टिव साइट को परमानेंट डैमेज कर दिया आपने, बची कितनी? अभी तक कितनी थी? तो वी मैक्सिमम कितना था? लेकिन एक्टिव साइट 3 परमानेंट क्या हो गई, बची कितनी? तो वी मैक्सिमम भी तो साथ ही बचा ना। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मतलब जितनी एक्टिव साइट्स क्या होती जा रही हैं, डैमेज परमानेंटली, उतना ही वी मैक्सिमम। तो आप बताइए, मैंने वी मैक्सिमम कम कर लिया यहां पर, हाँ या ना? तो अगर वी मैक्सिमम कम कर लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ग्राफ अपना ऐसे आएगा। अब बताओ, पहले जो वी मैक्सिमम बता रहे थे वो यहां से यहां तक बता रहे थे, और ये हम बता रहे थे वी मैक्स बाय 2।
सही है। अब बताओ वी मैक्स यहां से यहां तक है, हाँ या ना? तो आप बताओ कि अब वी मैक्स बाय 2 भी तो कम हो गया फिर। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? लेकिन केएम में कोई दिक्कत नहीं आ रही, केएम में कोई दिक्कत नहीं आ रही, केएम बिल्कुल सेम है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि अगर हम किसको रखें, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को, किसको? तो केएम में तो बोलो नो चेंज, लेकिन वी मैक्स डिक्रीज हो जाता है, वी मैक्स डिक्रीज हो जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये एग्जांपल अभी के लिए केवल याद कर लो, ईटीएस में इसकी डिटेल करवाऊंगा बढ़िया से। ठीक है, बढ़ू आगे। एक आप बताइए, ये तो नॉन कॉम्पिटिटिव में इरिवर्सिबल टाइप है। कैसा टाइप है? इरिवर्सिबल टाइप है, क्योंकि इरिवर्सिबल में आपने एक्टिव साइट को क्या कर दिया। एक होता है रिवर्सिबल टाइप, कौन सा? तो बताओ, नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल। जब नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल की बात करते हो तो आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम याद करना है, एलोस्टेरिक एंजाइम। क्या याद करना है? अब एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में बात करो तो बताओ कि जैसे मान लो ये एंजाइम है हमारे पास, सही है। इस एंजाइम की ये एक्टिव साइट है और एक्टिव साइट पर कौन जुड़ रहा है? तो ऐसे याद करो, बोलो एक्टिव साइट्स फाउंड ऑन ऑल एंजाइम्स। सभी एंजाइम पर क्या होती हैं? बोलो एक्टिव साइट होती है तभी तो एंजाइम होता है, क्योंकि उसी प्रोटीन को, उसी को आप एंजाइम कह सकते हैं जिस पर क्या प्रेजेंट हो। तो बाय डिफॉल्ट याद कर लो कि बिना एक्टिव साइट के तो एंजाइम होता ही नहीं है, बिना एक्टिव साइट के तो एंजाइम होता ही नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो एंजाइम हमेशा किस पे मिलेगा, मतलब एंजाइम में हमेशा क्या मिलेगा? सही है बात या नहीं? लेकिन बताइए, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनमें एक्टिव साइट के अलावा एक एडिशनल साइट और प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं? और जैसे एक्टिव साइट पर जुड़ने वाले केमिकल का नाम, ऐसे ही एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ने वाले केमिकल का नाम है मॉड्यूलेटर। क्या नाम है? मॉड्यूलेटर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मॉड्यूलेटर आपको दो टाइप के याद करने हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? एंजाइम्स जिन पे एडिशनल साइट एलोस्टेरिक साइट होगी, उन एंजाइम्स का नाम एलोस्टेरिक एंजाइम्स, हाँ या ना? एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ने वाले केमिकल का नाम मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर दो टाइप के, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव, समझ रहे हैं बात, हाँ या ना? पॉजिटिव मॉड्यूलेटर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को और अच्छा कर दे, और नेगेटिव मॉड्यूलेटर जो उसको। मेरे टॉपिक का नाम है नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन, हाँ या ना? तो मुझे बताओ, बाय डिफॉल्ट मेरा फोकस नेगेटिव पे होना चाहिए या पॉजिटिव पर? क्लियर है? अगर किसी एलोस्टेरिक एंजाइम पर नेगेटिव मॉड्यूलेटर जुड़ जाए तो बताइए एक्टिव साइट्स डैमेज होती हैं, लेकिन ये डैमेज टेम्परेरी होता है, परमानेंट डैमेज नहीं होता है। इसका मतलब अगर वो नेगेटिव मॉड्यूलेटर वहां से हटेगा तो साइट फिर से नॉर्मल हो जाएगी, जुड़ेगा तो हाँ, हटेगा तो, जुड़ेगा तो, हटेगा तो। क्लियर है बात, हाँ या ना? एग्जाम्पल देखो, याद करोगे, बोलो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 6 कार्बन का कंपाउंड है, कन्वर्ट होता है, बोलो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट।
इसमें भी कार्बन 6 ही है, ठीक है। एंजाइम काम करता है, बोलो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टो, इन शॉर्ट इसे पीएफके भी कहते हैं। और इस रिएक्शन में बोलो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, क्या बोलेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कन्वर्ट्स इनटू, क्योंकि ये तो सबस्ट्रेट हो गया, इसमें 6 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट था, अभी फर्स्ट नंबर कार्बन पर भी फॉस्फेट आ गया, तो कहां से आया, एटीपी से। कहां से आया, तो एटीपी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू एडिनोसिन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक एलोस्टेरिक एंजाइम है और एटीपी एक्ट एज नेगेटिव मॉड्यूलेटर फॉर पीएफके। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए नेगेटिव मॉड्यूलेटर कौन है, ये वाला एटीपी नहीं है, जो रिएक्शन में काम आ रहा है। ये रिएक्शन का एटीपी तो बोलो सबस्ट्रेट हुआ, ये भी सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट है, तो फिर इनहिबिटर कौन है, बोलो सेल का एक्स्ट्रा एटीपी, एक्सेस एटीपी। पूछो कैसे, आप बताओ कि भाई हमारे पास मान लो कोई ये सेल है, ठीक है, सेल में रेस्पिरेशन चल रहा है, जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन है जिसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट में बदल रहा है। एंजाइम काम कर रहा है कौन, और इस रिएक्शन में एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एडीपी में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, और जो पीएफके है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है ना, वो एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर रहा है। ये भी क्लियर है, हाँ या ना। अब हुआ क्या कि भाई रेस्पिरेशन प्रोसेस ज्यादा चल गया और सेल में एटीपी के नंबर, सेल में एटीपी के नंबर बढ़ गए। तो आप बताइए थोड़े टाइम में सेल के अंदर एटीपी एक्स्ट्रा बहुत सारे हो गए, मतलब जितने सेल को रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा एटीपी हो गए, हाँ या ना। तो बोलो ये है क्या, एक्सेस एटीपी ज्यादा है। अब क्या करना है आपको, रेस्पिरेशन को स्लो करना है। पूछो क्यों, अगर एनर्जी जरूरत से ज्यादा बन गई तो सेल अनस्टेबल हो जाएगी, और सेल चाहती है कि नहीं मैं स्टेडी स्टेज में रहूं, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेज, मैं वैसी ही बनी रहूं जैसी हूं, मेरे में कोई बदलाव, मेरे में कोई चेंज। लेकिन वो बदलाव, वो चेंज आएगा जब एटीपी क्या होगा, क्योंकि एटीपी एनर्जी होती है सेल के लिए, और ज्यादा एनर्जी अनस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाती है। तो हमें रेस्पिरेशन को ये इंडिकेशन देना है कि भाई धीरे चल, खूब एनर्जी है अपने पास। तो बोलो जो ये एक्स्ट्रा एटीपी है वो जाकर किस पे जुड़ेगा, और इसके काम को, रेस्पिरेशन एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, नेगेटिव मॉड्यूलेटर। सही है बात या नहीं, तो एटीपी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा। अब थोड़ी देर एटीपी प्रोडक्शन कम चला, सही है, तो थोड़ी देर बाद आप बताओ सेल के अंदर एटीपी तो हो गया और एडीपी और एएमपी बढ़ गया। अब वो जाकर किस पे जुड़ेंगे, एंजाइम पर, और उसको इंडिकेट करेंगे कि सेल में एटीपी क्या है, फास्ट चलो फास्ट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, लेकिन मेरे को तो केवल एटीपी पढ़ना है ना, लेकिन एडीपी या एएमपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या मोनोफॉस्फेट मेरे लिए पॉजिटिव मॉड्यूलेटर का काम करते हैं। क्लियर है बात अच्छे से, यहां तो कोई प्रॉब्लम, बढ़ू आगे। और ये आपको याद करना ही है, एनसीईआरटी पेज नंबर 229 देखो आप, थोड़ा जल्दी से हाथ चलाओ। 229 टॉपिक का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम है, ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लाइकोलाइसिस में देखो 229 नंबर पेज पे जो फिगर है ग्लाइकोलाइसिस का, थर्ड नंबर की रिएक्शन काउंट करो ऊपर से।
है ना। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। सही है बात या नहीं? यस और नो? इस रिएक्शन में एटीपी यूज हो रहा है एक आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एरो खाली है, तो वहां लिखो ना पीएफ के, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। बेटा आपकी एनसीईआरटी कहां है? क्या आप लोगों को शेड्यूल पता नहीं था आज मेरा? मैं कल बता के तो गया था कि क्लास लूंगा मैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज की तो गलती माफ है फिर, कल से नहीं, क्योंकि आज तो दूसरा एनसीईआरटी देखने दे रहा है, लेकिन दूसरा मेडिकल की सीट नहीं छोड़ेगा अपने लिए। ये बात दिमाग में रखो आप। इसलिए अपनी किताब ही लेकर आनी है, अपनी बुक से फैमिलियर होना है आपको, क्योंकि घर पे आप उसी को पढ़ते हैं। हालांकि सबकी एनसीईआरटी एक जैसी है, लेकिन आप सोचो अगर दो बच्चों की एनसीईआरटी की बुक आपस में एक्सचेंज हो जाए, पहचान लोगे कि मेरी है ना, कि मेरी बुक में यहाँ से फटी हुई है, यहाँ पे उसमें ये लिखा हुआ है, इस पेज पर मेरा नाम लिखा है, इस पेज पर मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हालांकि सबकी बुक है एक जैसी, सेम सिलेबस बुक है, लेकिन फिर भी पहचान लेते हो कि मेरी है, क्योंकि आप उससे क्या हो गए हो। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अपनी किताब लाओ, अपने हथियार लाओ, तो ज्यादा फायदेमंद रहती हैं चीजें। ठीक है। कल से बच्चों के मैसेज इस बात के लिए ज्यादा आ रहे हैं कि आपने जैसे एनसीईआरटी याद कर रखी है वैसे हमें भी करवा दो। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, अभी मैसेज दिखाऊं मैं व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज, सर एनसीईआरटी में कैसे रिमेंबर कर सकता हूं, और ब्रैकेट में लिखा लाइक यू। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, तो मैं आपको क्लियर करूं बच्चे, कि ये एक दिन में नहीं सीखी एनसीईआरटी मैंने। ये भी समझो पहले तो एक बात, कि जो मैं खड़े होकर यहाँ एनसीईआरटी आपको बोलता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मैं नहीं। दूसरी बात है कि जो पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ या एनसीईआरटी की लाइनें मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा काम है। और आपका काम एनसीईआरटी याद करना है ही नहीं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप फिर वही गलत डायरेक्शन में चल पड़े। आपका काम है एनसीईआरटी को समझना और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आप तो ये करो कि भाई एनसीईआरटी आप मेरे साथ साथ पढ़ो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मेरे को इस एनसीईआरटी के साथ काम करना मजबूरी है, हर लाइन हर वर्ड पर, क्योंकि मुझे हर साल पढ़ाना है, और तुमने अगले साल मेडिकल कॉलेज की किताबें पढ़नी है। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो तुम्हारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आप एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़ो, घर पे जाके रिवाइज करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि अगर लाइक यू हो गया तो फिर तो कल को तुम मास्टर बन जाओगे। हाँ, फिर मुझे कौन पूछेगा? नहीं। और मैं चाहता हूं तुम डॉक्टर बनो। तो इसलिए लाइक यू पे काम करने के बजाय काम करो कि भाई क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूं मैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, ताकि एग्जाम हॉल में बैठते टाइम आपको क्वेश्चन पेपर पराया ना लगे। बच्चा सारा पेपर से पहले पढ़ता है थ्योरी, और जैसे ही पेपर खुलता है उसके सामने, फिर उसको लगता है कि यार ये क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो पढ़ता बहुत हूं, नंबर नहीं आते, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम है। तो आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी तो मेरे साथ पढ़ो ना, मैं कह रहा हूं लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी की थ्योरी मैं पढ़ा के जाऊंगा आपको। घर पे जाके आपको तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बस रिवाइज करो और क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है। तो अब बताओ कि भाई एक्सेस एटीपी इसको रोक रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस की तीसरी रिएक्शन है, तो वहां फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज लिखो। और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, इसी वजह से ही। क्योंकि अगर कोई नहीं जुड़ेगा, बोलो सेल में एटीपी ना ज्यादा ना कम, मॉडरेट, ना ज्यादा ना कम, ना मतलब ना ज्यादा ना कम, सिर्फ क्या, तो ना एटीपी जुड़ेगा ना एडीपी, नॉर्मल एंजाइम काम करेगा। लेकिन अगर एटीपी कम, तो एडीपी या एएमपी जुड़कर उसको फास्ट कर देगा, और अगर ज्यादा तो एटीपी जुड़कर उसको स्लो कर देगा। इसका मतलब कोई नहीं जुड़ रहा तो नॉर्मल फंक्शनिंग, एटीपी एएमपी जुड़ रहा है तो फास्ट, एटीपी जुड़ रहा है तो स्लो, इसलिए पेस मेकर कहते हैं। पेस का मतलब यहां स्पीड है। सही है बात या नहीं? यस और नो? दूसरा एग्जाम्पल आपको यहां याद करना है, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, दूसरा याद करो, बोलो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन। ये फर्स्ट रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस की। बोलो ये प्रोडक्ट, ये सबस्ट्रेट, एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, ये भी एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। इस रिएक्शन में भी एक एटीपी कन्वर्ट हो रहा है किसमें?
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ एटीपी या एडीपी या एएमपी पॉजिटिव नेगेटिव मॉड्यूलेटर है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये बताना है कि रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, रिएक्शन का जो, अगर ये हो जाए एक्सेस अमाउंट में, किसमें हो जाए, तो फिर बताओ हेक्सोकाइनेज एंजाइम पर ये जुड़ जाता है और फिर एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है, मतलब इसका नेगेटिव मॉड्यूलेशन करवा देता है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट इनहिबिशन, इसे कहते हैं रेट्रो इनहिबिशन, इसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। कौन सा? फीडबैक, रेट्रो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट एंजाइम को रोक रहा है, लेकिन रेट्रो या फीडबैक क्यों कहते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। अभी जिस पेज पे आप हो 229 नंबर पेज पे, उसमें पहली रिएक्शन देखो आप, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है और एक मॉलिक्यूल एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर बन रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट और यहां पर भी एक एटीपी एडीपी में बदल रहा है, हाँ या ना? यहां एंजाइम काम कर रहा है पीएफके और यहां एंजाइम काम कर रहा है हेक्सो। तो आप बताओ कि पहले क्या हुआ, इसको रोका गया, एटीपी से इसका नेगेटिव मॉड्यूलेशन हो गया, तीसरी रिएक्शन का, थर्ड रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन। तो एटीपी आया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पर जुड़ गया, वर्किंग रोक दी, रुक गई, रिएक्शन स्लो हो गई, हेक्सोकाइनेज अभी भागा जा रहा है फुल स्पीड से। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि थर्ड रिएक्शन अगर स्लो हो गई तो फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, फिर वो इसको रोकेगी कि भाई रुक, आगे नहीं चल रही रिएक्शन। ये सेम वैसे ही है जैसे हाईवे पर व्हीकल्स का लगने वाला जाम, अगर फ्रंट वाला व्हीकल रुक गया तो पीछे वाले को भी रुकना, तो बोलो तीसरी रिएक्शन रुक गई तो पहले भी रुकेगी। तो पहले इनहिबिशन कौन सी रिएक्शन का होता है और उसकी वजह से रिएक्शन नंबर 1 रुकती है, इसलिए इसको फीडबैक कहते हैं थर्ड का, रेट्रो। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो पहले इनहिबिशन होगा किसका, हाँ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम का, और उसके बाद इनहिबिशन होगा किसका। समझ पाए हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से, यहां तक कोई प्रॉब्लम? और आप एक बात और समझ लीजिए, ये जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं इनके लिए केएम कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि आप सोचो अगर हम ग्राफ खींच दें तो हम कह दें कि ये एंजाइम की वी मैक्सिमम है विदाउट मॉड्यूलेटर, लेकिन अगर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर आ गया तो वी मैक्सिमम बढ़ेगी और नेगेटिव आ गया तो बोलो वी मैक्सिमम फ्लक्चुएट करती है। अगर वी मैक्सिमम फ्लक्चुएट करती है तो वी मैक्सिमम का हाफ भी डिसाइड नहीं कर पाओगे आप, तो फिर केएम भी नहीं बता पाओगे। तो बोलो केएम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है किसके लिए, एलोस्टेरिक एंजाइम्स के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो केएम कांस्टेंट नोट डिफाइनिंग फॉर, हाँ, कोई डाउट, कुछ पूछना है? हाँ बेटा, पूरा नहीं, जितने सल्फा हाइड्रिल ग्रुप टूटे, जितनी एक्टिव साइट, मैंने ये बात सबसे पहले क्लियर कही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया तूने। मैंने कहा कि जैसे मान ले ये एंजाइम पर 10 एक्टिव साइट है, इनमें से मैंने कितनी डैमेज करी थी, कितनी बच गई, मैंने सबसे पहले शुरुआत ही यहीं से करी। और बताओ, हाँ क्या कह रहे थे आप? देख बेटा, एलोस्टेरिक के लिए पहले तो ये समझ, तेरे को वी मैक्सिमम समझ में आया है क्या होता है? मैक्सिमम जो, उसे क्या कहते हैं, और वी मैक्सिमम का हाफ जिस पे अचीव होता है उसको केएम कहते हैं। अब तो इसका हाफ क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वी मैक्सिमम फिक्स है 13 पे, है ना? अब इधर आ, वी मैक्सिमम थी 13, लेकिन अगर प्रमोटर आ गया तो 15 हो जाएगी, इनहिबिटर आ गया तो 11 हो जाएगी। बताओ एंजाइम का वी मैक्सिमम कितना है? क्यों 15 नहीं है?
तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, तेरे को क्या पता, उस एंजाइम पर तो एक्टिव साइट के अलावा एलोस्टेटिक साइट भी है। तो 15 पे काम करेगा, 13 पे या 11 पे, तू जानता है कि ये बात कौन जानता है? सेल जानती है। हमें नहीं पता कि वो कौन से वी मैक्सिमम के साथ चलेगा। तो फिर बता, मैं कौन सा डिसाइड करूं वी मैक्स बाय हाफ? नहीं कर सकता ना। तो फ्लक्चुएट करती है वी मैक्सिमम, इसलिए केएम का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं हम एलोस्टेरिक एंजाइम के लिए। सीख गया? और कोई? हाँ जी, एक एक करके बच्चे। हाँ बेटा, बहुत कम अमाउंट में होगा। होता क्या है कि जब तू माइक्रोब्स पढ़ेगा ना, तो तेरे को पता चलेगा कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनमें बाइनरी फ्यूजन होता है बहुत फास्ट, बम्बार्डिंग करते हैं वो। और ये आपने पढ़ा भी है, पेट्री डिश वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो आप, उसमें पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए जब इनिबिशन करते हो तब आपको पता चलता है कि एक बैक्टीरिया रख तो कॉलोनी बन जाती है। तो डिवीजन बड़ा फास्ट होता है। जैसे ह्यूमन सेल की बात करूं मैं, यहाँ डिवीजन करने में तो बच्चे 24 घंटे लगते हैं एक सेल को। सही है बात या नहीं? लेकिन बैक्टीरिया में डिवीजन बहुत फास्ट होता है, तो वो कॉलोनी फॉर्मेशन है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो सोच रहा है कि फॉलिक एसिड बनेगा ही नहीं। तूने मेरे शब्द नहीं सुने। मैंने कहा फॉलिक एसिड अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं बन पाएगा, जिससे बैक्टीरिया का जो डिवीजन है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। ये तो मैंने बोला ही नहीं है। और बताओ, और सुना, क्या हाल चाल है? कैसा है? हाँ, तबीयत ठीक है? मस्त रहे। फिर मैंने कहा ना, साइटोक्रोम सी की एक्टिविटी में बहुत बढ़िया से बताऊंगा जब मैं ईटीएस पढ़ाऊंगा, कि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इनहिबिटेड बाय साइनाइड। बोला ना मैंने ऐसा। और मैंने कहा ईटीएस का फोर्थ कॉम्प्लेक्स है। तो अभी तुम ईटीएस के बारे में नहीं जानते या जानते हो? तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि साइटोक्रोम सी को वो इनहिबिट कैसे करेगा, मैं ये पूछ रहा हूं कि जुड़ेगा कैसे। दोनों बातों में फर्क क्या है? तू मेरे को दोनों बातों का फर्क समझा दे, मैं तेरा डाउट क्लियर कर देता हूं। ऐसा थोड़ी कि मुझे आता नहीं, बस बात यह है कि मुझे अभी बताना नहीं है, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा अभी तो खिचड़ी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें ईटीएस ही नहीं पता अभी। और मैं आपको हमेशा कहूं, मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि खिचड़ी दिमाग में नहीं बर्तन में बनाओ आप। हाँ, बर्तन में बनी हुई सही आदमी ठीक कर, बीमार आदमी को ठीक करती है, और दिमाग में बनी हुई सही आदमी को बीमार। इसलिए दिमाग में नहीं बनानी, कहां बनानी है? हाँ, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रुकता हूँ कि भाई यहाँ रुक जाओ, ये बात नहीं पढ़नी अभी, आगे चल के बताऊंगा। इसका मतलब पक्का है कि मैं श्योर है कि मैं आपको क्लियर करके जाऊंगा ये बात। हाँ, और क्या कह रहे थे भाई? हाँ, हो रहा है ना, तो किया भी है, फिक्स हो गया ना। इरिवर्सिबल है ना ये तो। हाँ, रिवर्सिबल में फिक्स नहीं है। फिक्स कैसे है? इरिवर्सिबल है। नॉन कॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल में तो फिक्स हो गया कि कम हो गया, 10 था 7 हो गया, अब उसका आधा कर सकता हूं मैं। अब रिवर्सिबल पे आते हैं, इरिवर्सिबल के लिए। हाँ। कौन? हाँ, तो इसलिए मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता। तो मुझे बता ना, वी मैक्स फिक्स कर दे, कितनी करेगा? तो एक वी मैक्स फिक्स कर दे, मैं केएम फिक्स कर दूंगा। शुक्र है, बढ़े भाई आगे। चलो भाई, ऑनलाइन वालों में देख लें, किसी का कोई डाउट, किसी का कोई डाउट नहीं है। एक बच्चा है जो ये कह रहा है, धीरज नाम है इसका, नहीं दिशांत। वो कह रहा है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? एनसीईआरटी। अपने क्वेश्चन खुद बना। भाई होता क्या है कि बच्चे क्वेश्चन बैंक आप कोई भी खरीदिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, और बाहर हर गत्ते पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक 5,000 क्वेश्चन। काम के उसमें 2 जा रही हैं, और वही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन छोड़ने की आदत डाल लीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो बेस्ट है। और कोई भी बुक लगाइए, मेरे को ऐसा वो बोलने में कोई शर्म नहीं है कि मैं कोई ये बुक बोलूं या वो बुक बोलूं। सब एक जैसी है, सबका कंटेंट अंदर एक जैसा ही है। किताब जो आपके पास है ऑलरेडी, उसको आप लगाइए, इन्फ्लुएंस में मत आइए। केवल और केवल क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड लगाने हैं। ठीक है? हाँ।
सबस्ट्रेट जो तो केमिकल रिएक्शन में काम आ रहा है वो तो सबस्ट्रेट है, लेकिन जो एक्स्ट्रा सेल के अंदर फ्री है वो इनहिबिटर है। तो एक्टिव साइट पर तो जो एटीपी जुड़ेगा इसके साथ वो तो सबस्ट्रेट होगा, लेकिन जो एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ेगा वो मॉड्यूलेटर कहलाएगा। क्यों सेम होगा? फिर वही बात है, यहां केवल एटीपी नहीं जुड़ रहा ना, केवल एटीपी थोड़ी जुड़ रहा है। चलें भी आगे। चलो अब जो समझ आया हुआ है, बस बात यह है कि समझ क्यों आ गया, इतनी एनसीईआरटी अच्छे से क्यों दिमाग में घुस गई, उस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो एंजाइम खत्म है बच्चे, आप अब एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस पे आइए। पेज नंबर 206 है, टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। चलो नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। चलिए, यहां फोटो से मतलब लाइट है और सिंथेसिस से मतलब फॉर्मेशन है, सही है। लेकिन फॉर्मेशन किसका है? फूड का। और प्रेजेंस किसकी है? इसका मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉर्मेशन ऑफ फूड इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है बात या नहीं? फोटोसिंथेसिस टॉपिक जब भी मैं क्लास में शुरू करता हूं मैं डेफिनेशंस के साथ, जो आपने बचपन से पढ़ी है, कि फोटोसिंथेसिस में सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सही है बात या नहीं? तो सबसे पहले तो आप बोलो कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ये सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी है आपने। बाय लाइट, CO2, वाटर एंड पिगमेंट्स। ये जो पिगमेंट्स मैं लिख रहा हूं ये पिगमेंट क्लोरोफिल है बाय डिफॉल्ट। सही है बात या नहीं? फिर आप कहो कि भाई जब हम आगे बढ़े तो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय लाइट एंड पिगमेंट्स। बच्चा कहता है अब आपने CO2 और वाटर नहीं लिखा, तो आप बताओ कि भाई सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही है, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ग्लूकोज है जो कि फोटोसिंथेसिस में बनता है। तो इसका मतलब इक्वेशन हम यही पढ़ते हैं कि CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट्स कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज। ये डेफिनेशन थोड़ी अच्छी डेफिनेशन हो गई। आप इसको 5th 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो और इसी सीक्वेंस में पढ़ा है आपने। पहले आपको बताया गया कि जो हरे प्लांट होते हैं वो फूड बनाते हैं, फिर उसके बाद कहा गया कि जो हरे प्लांट्स होते हैं वो फूड बनाते हैं, तो वाटर और CO2 रिएक्ट करके फोटोसिंथेसिस होता है और फूड बनता है। तो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कन्वर्ट्स इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आप बताइए कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फिक्सेशन ऑफ CO2, फिक्सेशन ऑफ बाय द हेल्प ऑफ वाटर, लाइट एंड पिगमेंट्स। मैं कह रहा हूं पिगमेंट में आपको बाय डिफॉल्ट याद करना है कि पिगमेंट कौन सा है। सही है बात या नहीं? अब बच्चे फिक्सेशन का मतलब क्या है बताइए? फिक्सेशन का मतलब होता है कि गैस फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू कंपाउंड फॉर्म। जैसे आप बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, बोलो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, लेकिन ग्लूकोज गैस नहीं है। ग्लूकोज गैस नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? वे ग्लूकोज खाते हैं पीते हैं, हाँ या ना? लेकिन ग्लूकोज सूंघते नहीं, क्यों? गैस थोड़ी है, कंपाउंड है। तो फिक्सेशन शब्द तब आते हैं जब गैस फॉर्म कन्वर्ट होती है किसमें? आप बताइए एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी? नाइट्रोजन, 70% से ज्यादा। कौन है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन साइकिल का पहला स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट्स इनटू द कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट्स इनटू द, उसे हम क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ऐसे ही आप याद करिए कि जो फोटोसिंथेसिस है, कौन? क्या मिल गया भाई? है प्रॉब्लम है किसी को? सॉल्यूशन मेरे पास है अगर प्रॉब्लम है किसी को तो। नहीं तो आवाज मेरे कानों तक नहीं आनी चाहिए। रिडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन बाय, या आप बताओ, इन द प्रेजेंस ऑफ suitable ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड तो हो ही गया, लाइट एंड पिगमेंट्स, मतलब पिगमेंट, लाइट और ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड की प्रेजेंस में क्या होना चाहिए? रिडक्शन। किसका? आप बताइए, जैसे CO2 प्लस वाटर कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, और साथ में क्या बनती है? और ये ऑक्सीजन गैस जैसी बनती है वैसी ही एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। सांस लोगे तो आप जो ये जो ऑक्सीजन हम खींच रहे हैं, बोलो ये फोटोसिंथेसिस ही आई है एटमॉस्फेयर में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो आप बताइए, रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो आप बताइए, वाटर के जो हाइड्रोजन है वो CO2 में जुड़ गए, सही है बात या नहीं? तो क्या बन गया? तो आप बताइए, इसे हम बोलेंगे रिडक्शन ऑफ CO2। तो हाइड्रोजन किससे निकले? वाटर से। तो वाटर का तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना, और फाइनली यहां से क्या निकल गया? ऑक्सीजन। सही है बात या नहीं? तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? यस और नो? हाँ, मतलब जितनी भी आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो सारी फोटोसिंथेसिस से आती है, और फोटोसिंथेसिस में वाटर से आती है। इसलिए आप सोचो कि हमारे पौधों को पानी देना सही है, पुण्य का काम माना जाता है कि भाई अच्छा काम कर रहा है, अगर कोई पौधों को पानी दे रहा है तो अच्छा काम कर रहा है। और सुबह सुबह लोटा लेके लोग जैसे सूरज को पानी देते हैं तो बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं, ऐसे करते हैं, अरे ऐसे पानी पहुंच रहा है वहां। लेकिन वो बात ठीक है, नहीं पहुंच रहा, मैं भी मानता हूं। लेकिन होता यह है कि हम सूरज को दिखा के पानी इसलिए दे रहे हैं कि भाई तू पानी ले रहा। हम ये देख, पूरा दिन जितनी ऑक्सीजन खींचेंगे ना उतना पानी मिट्टी में दे रहे हैं, और सूरज को दिखा के कर रहे हैं ये काम कि देख भाई, भगवान, सूर्य भगवान मानते हैं ना उनको, तो ये देख गोड, हम पानी जितना आज ऑक्सीजन हम लेंगे सारा कहां दे रहे हैं। तो आप सूरज को दिखा के भी पानी नहीं देंगे तो भी आप सिंपल पौधों को पानी दीजिए, क्योंकि एहसान है आप पर, क्योंकि ऑक्सीजन सारी कहां से आ रही है। तो आप पौधों को पानी देना बुरी बात थोड़ी है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आप तो ये कह रहे हैं कि जितनी ऑक्सीजन मैं कंज्यूम कर रहा हूं उतना पानी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। समझ रहे हैं बात या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल, हर किसी के पीछे साइंटिफिक रीजन है, सिंपल सी बात है। हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है बात आपको? फिर बच्चा कहता है सर इतना ही था, तो यहां ये शब्द लिखने की कहां जरूरत है आपको? सीधा लिखो, रिडक्शन ऑफ CO2 बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। हाँ या ना? लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, बोलो। ये तो बात हम किसके लिए बोल रहे हैं? प्लांट्स के लिए। लेकिन फोटोसिंथेसिस तो बैक्टीरिया भी करते हैं, और बैक्टीरिया में बोलो CO2 प्लस H2S, और फिर बनेगा क्या? ग्लूकोज, और निकलेगी क्या? तो वही H2S का हाइड्रोजन CO2 में जुड़कर ग्लूकोज बनेगा और सल्फर रिलीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि फोटोसिंथेसिस में हमेशा हाइड्रोजन डोनर वाटर ही हो ऐसा जरूरी कौन हो सकता है? और होता भी है किसमें? फर्स्ट टाइम वाटर का यूज करके, बोलो ऐसे, ऑक्सीजन निकालना शुरू किसने किया? साइनोबैक्टीरिया ने। अर्थ के पहले ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन थे? कौन थे? इसलिए तो इवोल्यूशन में कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया के इवोल्यूशन के बाद इवोल्यूशन की स्पीड बढ़ गई, क्योंकि ऑक्सीजन आ गई, एरोबिक रेस्पिरेशन आ गया, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं?
तो अर्थ पर पहली बार वाटर को यूज करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम किसके पास, किसके पास? क्लियर है बात आपको? और ये डेफिनेशंस तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ये पक्का ही है, हाँ या ना? लेकिन आप ये बात बताएं कि अभी जो डेफिनेशन मैं लिखने वाला हूं वो डेफिनेशन पूरा चैप्टर उसी पर बेस्ड है, और सिंपल डेफिनेशन है। लेटेस्ट अगर आपसे कोई पूछे या ये पूछे कि भाई नाउ ए डेज आज फोटोसिंथेसिस को कैसे पढ़ते हैं, तो आप बताइए आज फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं फोटोनिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी बाय CO2, वाटर एंड पिगमेंट्स। इसमें अगर आप फोटोनिक एनर्जी की बात करो, किसकी बात करो, तो आप बताइए फोटोनिक एनर्जी का मतलब यहां क्या है? देखो होता क्या है कि जब आप लाइट पढ़ते हो तो इसके दो नेचर पढ़ने होते हैं, एक वेव एक फोटोनिक। वेव नेचर तो तब पढ़ते हो जब आपको रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ना होता है, लेकिन जब आपको लाइट को एज ए एनर्जी रिप्रेजेंट करना होता है तो आप एनर्जी बंडल्स फोटोन और क्वांटम्स की बात करते हैं। एनर्जी बंडल्स फोटोन और क्वांटम्स की बात करते हैं। तो आप बताइए कि फोटोसिंथेसिस में हम बोलते हैं कि लाइट एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। अब लाइट एनर्जी यूटिलाइज हो रही है मतलब मैं बात किसकी करूंगा, फोटॉन्स की, कंपाउंड की, एनर्जी बंडल्स की। समझ पाए हैं बात या नहीं? तो लाइट फोटोनिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू कौन, एटीपी, और इस एटीपी से आगे क्या बनता है, ग्लूकोज। आप कहते हैं ना कि खाना खाने से एनर्जी मिलती है, तो खाने में एनर्जी कहां से आई, और एटीपी वो कहां से बना? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और बताओ, ये हमारा चैप्टर इसी पूरे प्रोसेस पर बेस्ड है। हम पहले लाइट का यूज करते हुए एटीपी बनाएंगे और फिर उस एटीपी से फूड बनाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो आप बताइए कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फूड का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन, हाँ या ना? यस और नो? तो आप इसे एक फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस कह सकते हैं कि ये केमिकल प्रोसेस है जो लिविंग में चलता है, लाइट की वजह से चलता है। लाइट एक फिजिकल फैक्टर है, इसलिए इसको फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? हाँ, बच्चा क्या जल्दबाजी में क्या करता है, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियो बायोकेमिकल बोल देता है वो। फिजियो नहीं, फिजिको बायोकेमिकल बोलना है आपको, फिजिकल फैक्टर लाइट की वजह से चलने वाला बायोकेमिकल प्रोसेस। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? और एक आप बताइए कि फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 का क्या हो रहा है, और वाटर का, या बैक्टीरिया के केस में H2S का ऑक्सीडेशन। तो एक का रिडक्शन दूसरे का, पूरा प्रोसेस, पूरा प्रोसेस। सही है बात या नहीं? साथ ही साथ बताइए कि फोटोसिंथेसिस एक एंड्रोगोनिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? पूछो क्यों? क्योंकि ये लाइट एनर्जी को यूज करता है। ये यूज करता है, यूज करता है। तो एंड्रोगोनिक जिसमें एनर्जी यूज होती है, एक्सर्गोनिक जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज होने वाला होता है रेस्पिरेशन। तो एक्सर्गोनिक एनर्जी रिलीज करता है, एंडरगोनिक एनर्जी कंज्यूम करता है, एक्सर्गोनिक रिलीज करता है, एंडरगोनिक कंज्यूम करता है। समझ पाए हैं बात या नहीं? यस और नो? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई ऐसी बात जो लगे कि समझ नहीं आई तो पूछो। एटीपी से ग्लूकोज बन रहा है। और सुना क्या हालचाल? मैंने तो मैं कहीं पर ये शब्द बोला ही नहीं, तो खुद ही बोल रहा है अपनी तरफ से ही। ये जो पढ़ाया वो समझ में आया, बाकी मस्त रहे फिर। ठीक है, आगे नहीं भागना। होता क्या है कि भाई आप लोग क्या रिपीटर्स हैं, मैं आपको बताऊं, और मैं बताऊं रिपीटर को पढ़ाते टाइम मैं इस बात का बड़ा कंट्रोल रखता हूं कि मैं उसे फैलने नहीं देता। मैं कहता हूं कि जितना मैंने पढ़ाया उसमें समझ आया, बिल्कुल समझ आया। अब आपके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आप देखो, एक एक बिल्कुल नया बच्चा आया मेरे पास 10th क्लास पास करके,
उसको मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने ही उसको फर्निश किया, तो मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रिपीटर को पढ़ाने में मुझे प्रॉब्लम तब आती है, उसके अब बच्चे के प्रॉब्लम नहीं है बेचारे की, बच्चे के साथ भी ठीक चल रहा था सब कुछ, लेकिन अब हुआ ये कि उसने पिछले साल भी बहुत मेहनत करी थी, क्योंकि मेहनती तो आप हो, और पिछले साल भी बहुत मेहनत करी थी, तो पिछले साल की भी बातें मुझे याद है, और अब मुझे लग रहा है कि यार पिछले साल तो मैंने ये भी पढ़ा था, सर ने अभी तक बोला नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और अभी हम 4 साढ़े 4 लेक्चर 5 लेक्चर इसी में लगाने वाले हैं, तो मैं सारी बातें बोलूंगा और बिल्कुल ईमानदारी से बोलूंगा, एक एक बात बताऊंगा आपको मैं, लेकिन बताऊंगा थोड़ा तरीके से, ताकि आपके वो दिमाग में अच्छे से घुसे और एनसीईआरटी में पढ़े आप उसको। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ऐसा नहीं कि बात गलत बोल रहा है, लेकिन थोड़ा आगे की बोल रहा है। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? ठीक है, चलूं फिर मैं आगे। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिप्लाई कर देंगे आप नो सर का जल्दी से। चलो, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी हमें पढ़ा रही है कि व्हाट डू वी नो। बोलो, हम क्या जानते हैं? वही बात है, बोलो, रिपीटर्स हैं, खूब जानते हैं। हाँ, लेकिन आपको जानकारी केवल यहां वही जुटानी है जो एनसीईआरटी के छोटे से टॉपिक में लिखा हुआ है। 3 बातें। पहला, फोटोसिंथेसिस, बोलो, लाइट की प्रेजेंस में होता है। ग्रीन पार्ट करते हैं, ग्रीन पार्ट करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में करते हैं। 2 बातें हो गई कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म बाय ग्रीन पार्ट्स ऑफ द इन द प्रेजेंस ऑफ, बाय ग्रीन इन द प्रेजेंस ऑफ, and during photosynthesis CO2 utilized for the formation of glucose। 3 बातें व्हाट डू वी नो में एनसीईआरटी ने पढ़ाई। फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में होता है, फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में लाइट की प्रेजेंस में होता है, और फोटोसिंथेसिस के टाइम पर CO2 यूटिलाइज की जाती है। तीनों को एनसीईआरटी ने एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में पढ़ाया। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है काम के, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में तीनों ही है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसमें सबसे पहला जो है वो वेरीगेटेड लीफ को लेकर है। जैसे आप बताइए कि एक प्लांट है, इस प्लांट पर ये क्या लगी हुई है? लीफ, लीव्स नहीं, हाँ, इस लीफ में आप बताइए, ग्रीन लीफ नहीं है ये, इसमें येलो स्पॉट्स हैं। बोलो, वेरीगेटेड, धब्बेदार। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ये लीफ कैसी लीफ है? वेरीगेटेड लीफ है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इसमें ये लीफ पर क्या है? येलो स्पॉट है, और लीफ कैसी है? वेरीगेटेड लीफ है। सही है बात या नहीं? आप इस लीफ को एक्सपोज करवाओ किसमें, तो थोड़े टाइम के बाद आप नोटिस करोगे कि जो लीफ का ग्रीन पार्ट है, कौन, यहां पर तो कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट ज्यादा है, और जो येलो पार्ट है वहां कार्बोहाइड्रेट की जो अमाउंट है वो वेरी लेस है, बहुत कम है। इससे डिसाइड हो रहा है कि जो ग्रीन पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन क्या कर रहा है? ज्यादा कर रहा है। कैसे कर रहा है वो तो आगे प्रोसेस है पूरा, हम डिटेल में पढ़ेंगे। सही है बात या नहीं? दूसरा कि ये भाई, ये इससे तो डिसाइड होता है कि ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ग्रीन पार्ट लाइट की प्रेजेंस में करते हैं, ये कैसे होगा? तो इसके लिए आप बताइए कि जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट पर ये लीफ है, बोलो पूरी लीफ ग्रीन है? पूरी लीफ कैसी है? हाँ, ग्रीन लीफ है, बोलो कंप्लीट, वेरीगेटेड नहीं है, बीमार नहीं है, हेल्दी लीफ है। सही है बात या नहीं? लेकिन इस ग्रीन लीफ पे ये कलर कौन सा है? नहीं नहीं, ब्लैक है, ब्लैक। कोई बात नहीं, लो, सही है। तो लीफ है, लीफ पर हमने यहां क्या कर दिया?
बोलो ब्लैक स्ट्रिप लगा दी इस पे, एक कपड़ा, कागज, टेप, कुछ भी। लीफ ग्रीन है, अंदर ग्रीन है, ऊपर इसके क्या लगा दिया, और फिर इसको क्या किया, एक्सपोज किसमें। अच्छा, क्या लीफ येलो थी, हरी थी ना। आपने कहा कि ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है। अब आप बताओ कि थोड़े दिनों के बाद जब आप नोटिस करोगे तो आप बताओ कि जो तो अनकवर्ड पार्ट था, ये तो अनकवर्ड पार्ट है, सही है बात या नहीं। तो यहां पर तो आपको कार्बोहाइड्रेट क्या मिलेगा, लेकिन ये पोर्शन कैसा था, कवर्ड था ना, तो यहां कार्बोहाइड्रेट क्या मिलेगा, वेरी लेस, हाँ या ना। तो आप बताओ कि क्या यहां कवर्ड पार्ट में लीफ ग्रीन नहीं थी, तो फिर बनाया क्यों नहीं फूड। तो वही तो बात है, ग्रीन पार्ट्स परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ, केवल ग्रीन होने से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। अब इसमें भी ये नहीं कि भाई हरा रंग जो है, सर अगर मैं नॉन ग्रीन स्टेम पे हरा रंग कर दूं तो वो फोटोसिंथेसिस, ग्रीन कलर इंटरनली सेल्यूलर लेवल पर होना चाहिए। ये नहीं कि आप हरे रंग लगा के अपने शरीर पे आ गए और आप कह रहे हो मैं फोटोसिंथेसिस हो गया, ऐसे नहीं। वो आपके सेल्यूलर लेवल पर क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक, उस लेवल का ग्रीन कलर, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तीसरे नंबर पे हम बताते हैं कि CO2 एसेंशियल है फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसके लिए आपको समझना है कि भाई एक एनसीईआरटी हमें पढ़ाती है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल्स एक्सपेरिमेंट। इसमें एनसीईआरटी ने कहा कि भाई एक लीफ है, क्या है ये, इस लीफ को क्या किया है कि हाफ पैक कर दिया टेस्ट ट्यूब में, बोतल में, यूज करते हुए स्प्लिट कॉर्क का, किसका, स्प्लिट स्प्लिट कॉर्क को यूज करना है आपने। किसका यूज करना है, स्प्लिट कॉर्क का मतलब क्या होता है कि जैसे, आई कार्ड देना बेटा, ये तेरा, ये भी दे आई कार्ड। जैसे ना ये कॉर्क है लकड़ी का पूरा, इसे बोतल के माउथ पे लगाना है आपने, बंद करने के लिए ढक्कन, गोल है पूरा, ये माउथ पे लगाया है इसको, सही है। अब ये तो पैक कर दिया इसने। अब स्प्लिट कॉर्क का मतलब होता है कि आप कॉर्क को क्या करो कि उसकी लेंथ वाइज काट के दो हिस्से कर लो, कर लिए। अब जब इसको बोतल के माउथ पे लगाओगे ना आप, कहां लगाओगे, तो बोतल के माउथ पे लगाते टाइम क्या करो, इस स्प्लिट कॉर्क के बीच में लीफ को फंसा दो, और अब बोतल के माउथ पे लगाओ। तो लीफ के कितने पार्ट हो गए, एक बाहर, एक अंदर, एक कॉर्क वाले हिस्से में, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। स्प्लिट कॉर्क मतलब एक कॉर्क है, उसके पहले दो हिस्से वर्टिकली आपने कर लिए, फिर उसके अंदर लीफ को फंसा दिया, तो एक हिस्सा लीफ का देखो, एक, और कुछ हिस्सा, टोटल तीन पार्ट हो गए, सही है बात या नहीं। अब आप क्या करिए कि जो अंदर का एनवायरमेंट है बोतल का, वो बाहर के एनवायरमेंट के बिल्कुल भी कांटेक्ट में, अंदर बोलो यहां रखी है कॉटन, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, और कॉटन में सॉल्यूशन भर दिया गया है, मतलब रख दिया गया है QH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज बेस्ट CO2 एब्सॉर्बेंट, पता है क्या आपको, बेस्ट CO2। तो बताइए जितनी भी CO2 प्रेजेंट थी टेस्ट ट्यूब के अंदर या बोतल के, वो सारी CO2 किसने ले ली, अंदर CO2 का लेवल, कुश्ती लड़ेगा, तैयार हो रहा है कि भाई ब्रेक का टाइम हो रहा है, आप देखो, ऐसे नहीं, सिनेमा हॉल थोड़ी है ये, लीफ है लीफ, इसका हिस्सा जो अंदर है ना बच्चे, उसको CO2 नहीं मिलेगी। अब इस पूरे सेटअप को आप क्या करो, लाइट में एक्सपोज करवाओ, करवाया। अब जो अंदर वाला हिस्सा है उसको तो CO2 मिलेगी नहीं, बाहर वाले हिस्से को CO2, तो बाहर वाला हिस्सा एटमॉस्फेयर से CO2 ले लेगा। अब थोड़े दिनों के बाद आप स्टडी करो तो आपको पता चलेगा कि जो आउटर पार्ट है यहां पर तो कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट ज्यादा,
और अंदर कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट क्या होगी, वेरी लेस। और ये अंदर भी वाले हिस्से में भी और ये कॉर्क वाले हिस्से में भी, क्योंकि जो कॉर्क वाला हिस्सा, जैसे बाहर वाले को मैं लिख दूं ए, कॉर्क वाले को लिख दूं बी, अंदर वाले को लिख दूं सी। ए को तो लाइट और CO2 दोनों प्रॉपर मिल रहे हैं, सी को CO2 नहीं मिल रही, लाइट मिल रही है, और बी को ना लाइट मिल रही है ना। हाँ, तो कल को क्या डायग्राम आ जाए ऐसा मोल एक्सपेरिमेंट का, और उसमें A B C मेंशन हो, तो पता होना चाहिए कि बीच वाला जो हिस्सा है ना, उसको तो लाइट और CO2 दोनों ही नहीं मिले थे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना। इसे हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलो, मोल्स एक्सपेरिमेंट, या बोलो क्या कहते हैं, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। अब आप बताओ कि लीफ में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है या लीफ में कार्बोहाइड्रेट कम है, कौन से हिस्से में ज्यादा है कौन से हिस्से में कम है, ये मुझे कैसे पता चले। बोलो हम प्लांट में फूड स्टोरेज की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो बोलो हम स्टार्च टेस्ट लगाते हैं, इसे आयोडीन टेस्ट कहते हैं, हाँ या ना। और स्टार्च आयोडीन के साथ नीला रंग देता है, वॉयलेट नीला रंग देता है, सही है बात या नहीं। तो अब क्या करना है आपको, इसका आयोडीन टेस्ट लगाना है। अब आयोडीन टेस्ट लगाने के लिए ये नहीं कि भाई आपने हरे रंग की लीफ को स्टार्च में मतलब आयोडीन में मिलाया और वो नीली हो गई, कि हरी थी अब नीली हो गई ना, सीक्वेंस है इसकी भी। आप बताइए, पहले ग्रीन लीफ को किया जाएगा नॉन ग्रीन और फिर लगाया जाएगा स्टार्च टेस्ट। नॉन ग्रीन कैसे करते हैं, कि जो लीफ होती है ना लीफ, उसे करते हैं बोलो वॉश बाय अल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना क्लोरोफिल जैसे, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। तो जो लीफ यहां ग्रीन थी, जो लीफ यहां, वो हो गई है कलरलेस, और उसके बाद लगाते हैं फिर स्टार्च टेस्ट, और फिर ये टेस्ट या तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर है आपको यहां तक, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात जो लगे समझ नहीं आई तो पूछो। अच्छा अभी तो समोसे दिख रहे हैं कि ब्रेक हो गया, नहीं चलो ठीक है, कल यहीं से शुरू करेंगे। आप व्हाट डू वी नो वाला पैराग्राफ पढ़ के आना बच्चे, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड तीनों बातें हैं एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज, ठीक है।